परछाई एपिसोड 147। अब आगे। इधर सुहानी अर्नव के कहने पर उसके साथ ही बैठकर लंच करने लगती है। अर्नव लंच करते हुए सुहानी से कहता है, वेल डन सुहानी, आखिर तुम युवराज को अपने सामने ले ही आई। सुहानी कहती है, हाँ अर्नव सर, लेकिन इतने से कुछ होने वाला नहीं है। मुझे किसी भी तरह से जल्द दीवान विला में घुसने का कोई तरीका ढूंढना होगा। युवराज सर के बारे में जानने के लिए मेरा उनके पास रहना बहुत जरूरी है। अर्नव कहता है, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है जिससे तुम युवराज के साथ रह सको? सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, प्लान तो है, लेकिन देखते ही ये कितना काम करता है। अर्नव भी सीरियस होकर कहता है, आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था कि युवराज ने खुद को सबसे इतना दूर कर लिया? मैंने तो सुना है कि उसने मी यशवंत दीवान और मिसेस सावित्री दीवान को भी खुद से अलग एक बंगले में शिफ्ट कर दिया है और वो उनसे मिलने भी नहीं जाता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि युवराज ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे किसी ने पोजेस किया है? सुहानी कहती है, अर्नव सर, इन सारे का सवालों का जवाब हमें युवराज सर ही दे सकते हैं, जो फिलहाल हमें पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। सुहानी कुछ याद करते हुए कहती है, समायरा से कांटेक्ट हुआ? अर्नव मायूसी के साथ कहता है, अभी तक तो नहीं, मैंने अपने तरीके से उसे मैसेज भेज दिया है। जब उसे मैसेज मिलेगा तो वो मुझसे कांटेक्ट करेगी। अर्नव की मायूसी देखकर सुहानी उससे हमदर्दी जताते हुए कहती है, आप उन्हें बहुत मिस करते हैं ना? अर्नव अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करते हुए कहता है, उस मनहूस साए ने तुम्हारे साथ साथ मेरी लव स्टोरी भी बर्बाद कर दी। समायरा हमारे बारे में सोचने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन युवराज के गायब होने के बाद वो मुझसे बिना कुछ कहे बस चली गई। शायद वो जानती थी कि अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। उसे मेरी फीलिंग्स की वैल्यू ही नहीं है। सुहानी अर्नव को समझाते हुए कहती है, लेकिन बाद में उन्होंने आपसे कांटेक्ट भी तो किया ना? अगर उन्हें आपके फीलिंग्स की वैल्यू नहीं होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। अर्नव थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, कांटेक्ट किया? पिछले 3 सालों में उसने मुझे बस 3 बार कॉल किया है और कॉल करके भी सिर्फ युवराज के बारे में पूछा है। अर्नव की बात सुनकर सुहानी को हंसी आ जाती है। सुहानी को इस तरह खुद पर हंसते देख अर्नव उसे अजीब तरह से देखने लगता है। सुहानी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, सॉरी अर्नव सर, आप देखिएगा समायरा इस बार आपको कांटेक्ट नहीं करेगी, अब वो सीधा हमारे सामने आएगी। अर्नव क्यूरियस होकर कहता है, और तुम ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो? सुहानी फिर से सीरियस होकर कहती है, क्योंकि मुझे इंट्यूशन आ रहा है, जरूर कुछ तो होने वाला है। अर्नव कहता है, क्या मतलब? सुहानी अर्नव से कहती है, अर्नव सर, क्या कभी समायरा ने आपसे उस साए के बारे में कुछ नहीं कहा जिसे हमने उस रात विशिंग वेल से बाहर आते देखा था? अर्नव एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, नहीं, मैंने कई बार समायरा से पूछा, लेकिन उसने सिर्फ यही कहा कि ये सब पता लगाने के लिए उसे और वक्त चाहिए। अर्नव का जवाब सुनकर सुहानी किसी सोच में डूब जाती है। ये देखकर अर्नव कहता है, अब तुम किस सोच में चली गई? सुहानी कहती है, अर्नव सर, मुझे हमेशा मेरे सपने में सुनाई देता था कि वो साया मतलब मृदुला का साया किसी का प्रतिरूप है। उस रात मुझे समझ आया कि उस तांत्रिक ने मृदुला की आत्मा को उस साए का रूप दिया था जिसकी वो सालों से हिफाजत कर रही थी। लेकिन ये कहते हुए सुहानी खामोश हो जाती है। अर्नव क्यूरियस होकर कहता है, लेकिन क्या? सुहानी कहती है, मृदुला की आत्मा तो यहाँ के लोगों का शिकार करती थी, लेकिन इस साए ने पिछले 3 सालों में एक भी शिकार नहीं किया है। इनफैक्ट उस रात के बाद हमने उसे एक बार भी नहीं देखा है। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अर्नव सुहानी को टोकते हुए कहता है, सुहानी प्लीज ऐसा मत कहो, बड़ी मुश्किल से वो मौतें रुकी है, मैं नहीं चाहता कि वो सब फिर से शुरू हो। सुहानी अपनी आंखों में डर लिए कहती है, अर्नव सर, मुझे डर है कि ये सब फिर से शुरू होने वाला है। ये सुनकर अर्नव परेशान होते हुए कहता है, तो क्या तुमने इसीलिए ऐसा कहा कि समायरा अब आने वाली है? सुहानी कहती है, हाँ। अर्नव क्यूरियस होकर कहता है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब फिर से शुरू होने वाला है? सुहानी कहती है, अर्नव सर, बचपन में उस अघोरी ने जो बातें मेरे दिमाग में डाली थी वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, इसलिए अक्सर वो बातें मुझे सपने में ही आती है, और पिछले कई दिनों से मुझे अजीब से सपने आने लगे हैं। कल मैंने युवराज सर की आंखों में उनके गुस्से के पीछे छिपा उनका डर देखा था। कुछ तो जरूर है जिसे युवराज से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सुहानी से कुछ दूर बैठा साहिल उसे देखते हुए एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है, फिर तो ये लड़की मुझे आज रात ही चाहिए। वैसे ये है कौन? साहिल की बात सुनकर युवराज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था।
उसे अब तक ये नहीं पता था कि साहिल किस लड़की के बारे में बात कर रहा है। साहिल का PA कहता है, सर, ये लड़की सक्सेना इंडस्ट्रीज की ओनर सुहानी सक्सेना है। उस PA के मुंह से सुहानी का नाम सुनकर युवराज का खून खौल जाता है। उसका मन करता है कि वो उसी वक्त साहिल की जान ले ले। युवराज गुस्से से साहिल पर हाथ उठाने ही वाला होता है, तभी उसकी नज़र सामने कांच पर जाती है, जिसमें उसे पीछे बैठी सुहानी दिखाई देती है। सुहानी को देखते ही युवराज को याद आता है कि अगर उसने इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया तो फिर से उसकी शक्तियां उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी और उसका राज सबके सामने आ जाएगा। जब से युवराज उस साए से आज़ाद हुआ था, उसकी शक्तियां भी आज़ाद हो गई थी। युवराज के लिए समायरा का डर बिल्कुल सही था। युवराज इतनी शक्तियों को ना तो कंट्रोल कर पा रहा था और ना ही ठीक से उनका इस्तेमाल कर पा रहा था। ये भी एक वजह थी कि उसने खुद को सबसे दूर रखा था। उस कांच में युवराज देखता है कि सुहानी वहां किसी के साथ बैठी हुई थी। युवराज को अर्नव पीछे से दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी युवराज अर्नव को पहचान जाता है। अर्नव को सुहानी के साथ देखकर युवराज थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और वो गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है। युवराज को अचानक से उठकर जाते देख साहिल को कुछ समझ नहीं आता और वो सुहानी से अपना ध्यान हटाकर युवराज के पीछे पीछे जाने लगता है। युवराज इस वक्त बड़ी तेजी से उस रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ बढ़ने लगता है और साहिल उसका पीछा करते हुए उससे कहता है, दीवान क्या हुआ, आप डील साइन किए बिना कहाँ जा रहे हैं? युवराज गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है, अब हमारी कोई डील नहीं होगी। ये सुनते ही साहिल के कदम अपनी जगह पर जम जाते हैं। अमित भी युवराज के पीछे ही जा रहा था, तभी साहिल उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। साहिल बौखलाहट के साथ अमित से कहता है, ये क्या मजाक है? दीवान लास्ट मोमेंट में डील के लिए मना कैसे कर सकते हैं? अमित साहिल को अजीब सी नजरों से देखते हुए अपने मन में कहता है, बेटा, अभी तो बस तेरी डील कैंसिल हुई है, तुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि अब तेरे साथ क्या होने वाला है। अमित के जवाब न देने पर साहिल गुस्से से कहता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ युवराज ऐसा कैसे कर सकते हैं? अमित एक फेक स्माइल के साथ कहते हैं, अग्निहोत्री। युवराज सर कब, क्या और क्यों करते हैं, ये सिर्फ वही बता सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि आपकी डील कैंसिल है, मतलब डील कैंसिल है। ये कहते हुए अमित भी वहां से चला जाता है। अमित के वहां से जाने के बाद साहिल गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, युवराज दीवान, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए साहिल की नज़र फिर से सुहानी पर जाती है। सुहानी को देखकर साहिल एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, चलो, डील तो गई, लेकिन इस ब्यूटी को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए साहिल सुहानी के टेबल की तरफ बढ़ जाता है। साहिल सुहानी के पास जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है। साहिल के इस तरह वहां बैठने पर अर्नव और सुहानी उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगते हैं। साहिल को नहीं पता था कि सुहानी इस वक्त शिमला के SP साथ बैठकर लंच कर रही है। साहिल अर्नव को पूरी तरह से इग्नोर करके सुहानी से कहता है, हे ब्यूटीफुल। सुहानी साहिल को देखकर कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? साहिल एक स्माइल के साथ कहता है, अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो आज रात हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं। साहिल की बात सुनकर सुहानी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो ऊंची आवाज में कहती है, ये क्या बदतमीजी है? साहिल उसी स्माइल के साथ कहता है, बदतमीजी तो मैंने अभी तक की ही नहीं, लेकिन अगर तुम मानोगी नहीं तो मुझे वो भी करनी पड़ेगी। ये सुनकर सुहानी कुछ कहने ही वाली होती है, तभी अर्नव नैपकिन से अपना मुंह साफ करते हुए कहता है, सुहानी, तुम्हारा लंच हो गया? अर्नव के इस सवाल से सुहानी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है और हाँ में अपना सर हिला देती है। अर्नव के बीच में बात करने से साहिल को गुस्सा आता है और वो अर्नव को गुस्से से घूरते हुए कहता है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं मैडम से जरूरी बात कर रहा हूँ? अर्नव साहिल को ऊपर से नीचे बड़े गौर से देखने लगता है। ये देखकर साहिल कहता है, क्या हुआ, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अर्नव बहुत ही कैजुअली कहता है, कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ कि तू इस टेबल के पैसे दे पाएगा या नहीं, पर तुझे देखकर लगता है कि तू दे सकता है। सुहानी और साहिल दोनों को ही अर्नव की बात समझ नहीं आती। साहिल कंफ्यूज होकर कहता है, क्या मतलब? अर्नव एक फेक स्माइल के साथ कहता है, अभी बताता हूँ। ये कहकर अर्नव साहिल की गर्दन पीछे से पकड़कर उसे उठाता है और फिर उसका सर टेबल पर मार देता है। अर्नव के ऐसा करते ही वो टेबल टूट जाता है। अर्नव ने ये सब इतना फास्ट किया था कि सुहानी के अलावा और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हुआ है। साहिल अब जमीन पर घायल पड़ा हुआ था।
अर्नव अपना फोन निकालकर बाहर खड़े पुलिस वालों को बुलाता है और उसे अरेस्ट करवा लेता है। युवराज अपनी कार में बैठे हुए अपने फोन पर ये सीन देख रहा था। ये देखकर युवराज एक नंबर डायल करते हुए कहता है, साहिल अग्निहोत्री, तुम्हें पता है आगे क्या करना है? ये कहकर युवराज गुस्से में फोन कट कर देता है। रात का वक्त था। पुराना रोड हमेशा की तरह सुनसान था। आज अमावस्या की रात थी, जिसकी वजह से चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। विशिंग वेल के आसपास उसकी रेलिंग के पत्थर बिखरे हुए थे। वहां धीमी धीमी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे जंगल के पेड़ के पत्ते हिल रहे थे। तभी उस पुराने रोड पर किसी की आवाज आने लगती है। ये आवाज एक लड़के और एक लड़की थी, जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ ही देर में वो दोनों उस विशिंग वेल से कुछ दूर आकर रुक जाते हैं। उन दोनों के हाथ में उनका फोन था, जिसकी फ्लैशलाइट से वो आसपास को देख पा रहे थे। वो लड़का अपने आसपास देखते हुए कहता है, सोनाली, तुम मुझे कहाँ लेकर आ गई हो? तुम्हें पता है ना कि ये एक हॉन्टेड जगह है। यहाँ कितने सारे लोगों की मौतें हुई है। वो लड़की इरिटेट होते हुए कहती है, ओह गॉड रवि, तुम कितने डरपोक हो। लड़का घबराते हुए कहता है, ये डरने वाली ही जगह है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, चलो यहाँ से। ये कहते हुए वो लड़का लड़की का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। लड़की उस लड़के को रोकते हुए कहती है, रवि, अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ देर रुक जाते हैं ना। देखो ना, यहाँ आसपास कोई नहीं है। मैं आज बड़ी मुश्किल से हॉस्टल से छिपकर निकली हूँ, इतनी जल्दी वापस नहीं जाऊंगी। वो लड़का उस लड़की को समझाते हुए कहता है, सोनाली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने सुना है कि यहाँ एक साया हुआ करता था, जो रात में लोगों का शिकार करता था। लड़के की बात पूरी होते ही लड़की कहती है, एग्जैक्टली, हुआ करता था, अब नहीं है। मैंने पता किया है कि पिछले 3 सालों से यहाँ कोई मौत नहीं हुई है, इसका मतलब वो साया अब यहाँ से जा चुका है। ये कहते हुए लड़की उस लड़के के गले में अपना हाथ डालकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगती है। वो लड़का अभी भी काफी डरा हुआ था। वो लड़की धीरे धीरे उस लड़के के करीब आने लगती है। लड़की को करीब आते देख उस लड़के का ध्यान भी साई की कहानी से हट जाता है और वो भी उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। उस विशिंग वेल के आसपास उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। वो लड़का उस लड़की के बिल्कुल करीब आकर जैसे ही अपनी आंखें बंद करने वाला था, तभी उसे एहसास होता है जैसे उस लड़की के ठीक पीछे कोई है। वो लड़का अपनी आंखें खोल लेता है और बिना लड़की को डिस्टर्ब किए अपने फोन के फ्लैश लाइट से लड़की के पीछे देखता है। पीछे देखते ही उस लड़के का हलक सूख जाता है। उस लड़की के पीछे एक भयानक साया था। ये साया मृदुला से कहीं बड़ा और भयानक था। उस साये को अचानक देखकर वो लड़का अपनी जगह फ्रीज हो जाता है। इस वक्त वो लड़का न वो कुछ बोल पा रहा था और न ही हिल पा रहा था। वो लड़की अपनी आंखें बंद किए उस लड़के का इंतजार कर रही थी। जब लड़के की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता तो वो भी अपनी आंखें खोल लेती है। आंखें खोलकर लड़की देखती है कि लड़का आंखें फाड़कर उसके पीछे की तरफ देख रहा है। लड़की उस लड़के के चेहरे पर डर साफ देख पा रही थी। वो फौरन पीछे पलट जाती है। पीछे मुड़कर उसे भी वही साया दिखाई देता है। उस लड़की की भी वही हालात हो जाती है जो लड़के की थी। अगले ही पल वो साया तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ता है और उनका एक चक्कर लगाकर उतनी ही तेजी से विशिंग वेल के अंदर चला जाता है। अब जमीन पर उन दोनों की सफेद लाश पड़ी थी। ये देखते ही सुहानी की नींद खुल जाती है और वो उठकर अपने बेड पर बैठ जाती है। इस ठंड में भी सुहानी का शरीर पसीने से भीग चुका था और वो डर से कांप रही थी। सुहानी लंबी लंबी सांस लेते हुए खुद से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब फिर से शुरू नहीं हो सकता। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।